सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 सेशन 2021-22 देखेंगे। साइंस में भी हम फिज़िक्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि इससे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस सैम्पल पेपर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में। तो अब सिर्फ हमारे फिज़िक्स वाले क्वेश्चन बचे थे जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ये सैम्पल पेपर है इसको मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया था। पहले केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी और अब ये फिज़िक्स वाली वीडियो है। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन और जो भी डिटेल्स थी वो मैं पिछली 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको 24 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें से कोई 20 आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये सब तो क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली वीडियोज़ में। तो हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स वाले पोर्शन में ये पहला क्वेश्चन रहेगा। हमसे इसमें ये पूछ रहा है कौन सा मिरर है जिसको यूज़ किया जाता है बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटीज इन पेशेंट्स टीथ। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको ट्रिक से याद कराई थी। आंसर पहले मैं बता देता हूँ। तो वो आपका कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के जो जितने भी यूजेस हैं वो सारे मैंने आपको ट्रिक से याद कराए थे। वो ट्रिक मैंने यहाँ नीचे लिख दी है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक स्टोरी से हम कॉनकेव मिरर के यूजेस को समझेंगे। एक आदमी के टीथ में कुछ प्रॉब्लम हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दांत में दर्द या कुछ भी हुआ तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना था। ठीक है, तो डेंटिस्ट आप याद रख लो। लेकिन उसने सोचा पहले शेविंग कर लेते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बंद था, दुकान वगैरह बंद है, तो घर में ही शेविंग करेगा और काफ़ी दिन बाद वो निकल रहा था घर से। तो उसने सोचा चलो शेविंग वगैरह कर लेते हैं, दाढ़ी वगैरह बना लेते हैं, तब हम जाते हैं। लेकिन तभी लाइट चली गई तो उसने टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया। भाई अंधेरा हो जाएगा तो क्या करोगे, टॉर्च ढूंढोगे। तो टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया लेकिन टॉर्च नहीं मिली। तो बाहर जाके अपनी बाइक, कहा कि अब जुगाड़ लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक की जो हेडलाइट है उसी की रोशनी में हम शेव कर लेंगे। तो यहाँ से देखो कितनी चीज़ आपको पता चल गई। कॉनकेव मिरर कौन यूज़ करता है, तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। टॉर्च के अंदर ये यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है और हेडलाइट के अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूजर्स का भी खेल यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ 18th वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर डायग्राम में आपको इमेज का फॉर्मेशन शो किया जा रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाई कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये आपका होता है यानी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ही आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। ए वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या किया जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइट रे निकल रही है। तो पैरेलल लाइट रे जब निकलती है और कॉन्वेक्स लेंस से जब पास होती है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसे मुड़ जाएगी और जहाँ से पास होगी वो हमारा फोकस होता है। यानी ऐसे पैरेलल लाइट रे जब आएगी और ये हमारा मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये मुड़ के फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ देखो गलत दिया, यहाँ लिखा है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ना जिसको दिखा रहा है ये फोकल लेंथ है, 2 टाइम्स नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले में देखें, यहाँ भी देखो वही कहानी है। यहाँ से लाइट रे निकली, जहाँ से पास होगी वो हमारा फोकस होगा और उसके बीच की दूरी फोकल लेंथ होगी, ना कि फोकल लेंथ का डबल। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ देखो लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रही है और ये मुड़ेगी जहाँ से पास होगी। हाँ, ये इतनी बात तो सही है कि जिस पॉइंट में यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ होगी। दूसरी लाइट रे जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ये रूल आपने पढ़ा होगा, वो बिल्कुल सीधे चली जाती है, इधर उधर कहीं नहीं मुड़ती। तो ये जाकर जहाँ मिलेगी वहाँ इमेज बनेगी। तो सी ऑप्शन सही है। बाकी डी भी देख लेते हैं इसमें क्या गलत है। तो ये लाइट रे यहाँ जा रही है और ऐसे मुड़ जाएगी, ये फोकल लेंथ है, ये बात तो सही है। दूसरा, ये लाइट रे यहाँ पर जा रही है, देखो बेंडिंग होगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बेंड होगी कि यहाँ मुड़ के चली जाए, बल्कि बेंडिंग होगी ये ऐसे ऑलमोस्ट जा सकती है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि उतना बेंडिंग हो जाए। तो ये डी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। 19th वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी इनमें से कौन, अगर एक लाइट जो कि एक पॉइंट सोर्स से निकल रही है, एक पॉइंट से लाइट निकल रही है, उसको क्या कर दे रही है, मेक अ पैरेलल बीम, उसमें पैरेलल बना दे रही है। तो यहाँ हमसे देखो ऑप्शन में बात करोगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वगैरह की बात हो रही है। यानी हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है। तो पहले मैं लेंस का ही बना लेता हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो लाइट यहाँ निकल के इस पर पड़ेगी
तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा हो गया। कॉनकेव लेंस का अगर हम देखें तो इसमें क्या कहानी होती है कि अगर लाइट यहाँ से पॉइंट सोर्स से यहाँ जा रही है तो इसको दूर की तरफ भेज देगी। ठीक है, ये लाइट ऐसे पड़ेगी, दूर चली जाएगी, तो पैरेलल नहीं कर रही है ये। मिरर का देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करें, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट यहाँ पड़ी, यहाँ से यहाँ पड़ी और यहाँ से यहाँ पड़ी। ठीक है, तो टकराने के बाद ये ऐसे चली जाती है, ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पैरेलल हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 20th वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द इंडाइसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ग्लास का 1.52 दिया है, एयर का 1.0003 दिया है, वाटर का 1.333 दिया है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भाई पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा रिलेशन पता चल जाए। देखो, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ना, यानी वो मटेरियल उतना ही ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। घना जंगल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, हम कहते हैं बहुत घना जंगल है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ठीक है, यानी बहुत रोड डेंस है, तो आप अपनी गाड़ी को भगा नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो इधर उधर जाम वगैरह लगेगा। लेकिन अगर रोड खाली है, अगर रोड की डेंसिटी कम है, तो आप तेज़ी से गाड़ी को भगा सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होगे कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी यानी डेंसिटी अगर कम होगी, सन्नाटा होगा, तो स्पीड ज़्यादा होगी, और डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये रिलेशन आप याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड होती है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड कम। तो देखो किसकी ज़्यादा है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वाली लगाना है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो एयर सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा वाटर आएगा, फिर लास्ट में ग्लास। तो एयर, ये एयर हो गया, वाटर हो गया और ग्लास हो गया। सी ऑप्शन इसका होगा। अब 21st वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म है, उससे रेड लाइट और वायलेट लाइट दोनों को ही एक ही एंगल से इंसिडेंट कराया जा रहा है। प्रिज्म में इंटर कराया जा रहा है, कहाँ से, एयर मीडियम से, यानी एयर से प्रिज्म में जा रही है। एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में बात हो रही है। जैसे रेड लाइट की पहले बात कर रहा है ना, यहाँ लिखा है रेड लाइट, उसके बाद वायलेट लाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया है वो पहले रेड लाइट का दिया है, फिर वायलेट लाइट का दिया है। ठीक है, ये वर्ड बहुत से लोगों को नहीं पता होता तो मैं बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म बना लेते हैं और ये सब एंगल बना लेते हैं हम। तो ये हमारा प्रिज्म है, पहले रेड लाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ टकराएगी और इसमें थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, और फिर से एक बार ये बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। वायलेट को मैं बना लेता हूँ, उसी पे बिल्कुल इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे ही ऊपर इसको मैं बना देता हूँ। ये क्या होगा, ये ज़्यादा इसमें बेंडिंग होगी, इतना होगी, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो वायलेट वाले का हमारा वी दिया हुआ है और रेड वाले का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर दिया हुआ है। तो रिलेशन आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, उस हिसाब से देख लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा, रेड वाली लाइट का ज़्यादा होगा। ठीक है, आर का ज़्यादा होगा वी से। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपके जो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम दी है, यानी सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो डी वाला दिया है, जो कि गलत होगा। डी वाला ऑप्शन तब हो सकता है जो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो लाइट ऐसे ये निकल जाती, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ इसके अंदर, तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन हमसे पूछा होता तो ये हमारा क्या होता है, डी आर का, और ये वाला क्या होता, डी वायलेट का। तो उस केस में जो हमारा वी था वो आर से ज़्यादा होता, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की जा रही है। और ये चीज़ मैंने देखो आपको बताई भी है ट्रिक के ज़रिए कि अगर कोई चीज़ डेंसर टू रेयर में जाती है तो क्या होता है, डर गई, मतलब डी आर क्या होता है, डर होता है। तो कोई डर जाता है तो क्या होता है, दूर भागता है। तो डेंसर टू रेयर लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी,
और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल से करीब जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। तो हमको क्वेश्चन में कहा है कि एयर से ग्लास प्रिज्म में जा रही है, यानी एयर हमारा रेयरर मीडियम है और प्रिज्म क्या है हमारा डेंसर मीडियम है। रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो वॉयलेट ज़्यादा नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, ये हमारा नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, और रेड वाला कम मुड़ेगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, वही जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच की जो एंगल है वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, या तो फिर वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा जिसकी जगह यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, या तो फिर वो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अब 22 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिन द अबव फिगर, ऊपर वाली फिगर देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ छोटे छोटे बॉक्स हैं जो कि आपको शायद ना दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत ही इसकी इंटेंसिटी कम है। 1 बॉक्स इज इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली बॉक्स में बताऊँ तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ और यहाँ और ये। तो हमसे फोकल लेंथ की बात की जा रही है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और लेफ्ट साइड है तो हम सारी मेजरमेंट कैसे करते हैं, निगेटिव करते हैं, यानी फोकल लेंथ की बात करें तो -3 सेंटीमीटर होगा। और क्या बात की जा रही है, मैग्नीफिकेशन की बात की जा रही है। तो भाई अगर कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है और उसकी जो हाइट होती है वो सेम होती है। तो हाइट सेम होगी यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 होगी। साइन की बात करें पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बनेगी, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो मैग्नीफिकेशन हमारा -1 होगा। तो ये दोनों चीज़ देख लो, -6 और -1 कहाँ पर है, -3 और -1, ये है हमारा फोकल लेंथ -3 और मैग्नीफिकेशन -1, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा ऊट पटांग से क्वेश्चन दिख जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेंशन लोगे ना उतना ही आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल फ्री माइंड होके कोशिश करनी है और अपने अंदर ये हिम्मत हो कि हाँ हम ये कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक ज्योमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर से आपका जो दिया है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो लाइट रे जा रही है आपकी एयर से ग्लास में, जो कि ब्लैक कलर से रे दिखाई जा रही है, और वो इंसिडेंस होती है कहाँ पर, ओ पॉइंट पे, यहाँ पर वो इंटर करती है। यानी ये जो पूरा आपका है ना, ये आपका ग्लास स्लैब है जैसा दिया हुआ है, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, हेमिस्फीयर शेप का है। जो आपने पढ़ा होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, तो यह हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है। तो ज्योमेट्री की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको पता होगा तो आप इस चीज़ को कर ले जाओगे। तो चलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को पहले बताता हूँ, तब यहाँ पर हम आते हैं। तो ये है हमारा सर्किल और इसका है ये सेंटर। ठीक है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर सर्किल से कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट हमारा है, और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना हुआ है उस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम देखते हैं। अभी जो ब्लैक कलर से आपका लाइट रे है ना, ये देखो यहाँ जा रही है, ओ से इंसिडेंट करेगी और ये जाएगी यहाँ पी पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये सेंटर है उस सर्किल का जिससे ये हेमिस्फीयर बनाया गया है। ठीक है, उस स्फीयर का। तो इसको अगर हम ऐसे पूरा कर दें, ठीक है, सही से ये बना नहीं, पूरा सर्किल होगा। ठीक है, ऐसे ऊपर कर लो, तो उसका ये सेंटर है। क्योंकि इसके पीछे ग्राफ दिया है, बहुत ही हल्का यहाँ पर दिख रहा है, बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 8 ब्लॉक्स मिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी आपको 8 ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, मैं जब PDF शेयर कर दूंगा वहाँ आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये पी पॉइंट का है सेंटर है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ पहले। यानी ये जो लाइट रे जा रही है वो सेंटर की तरफ जा रही है, और अभी मैंने बताया कि अगर सेंटर की तरफ जा रही है यानी सेंटर, और यहाँ हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, वो इस स्लैब के ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री कौन सी चीज़ बनाती है, नॉर्मल बनाती है। जैसे सरफेस है, इससे 90 डिग्री क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। तो लाइट रे भी नॉर्मल से इंटर कर रही है, तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही होता है। तो इंसिडेंट रे तो नॉर्मल की ऊपर ही से जा रही है, नॉर्मल वाली लाइन पे ही जा रही है, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन है। एक प्रिज्म है ABC जिसका बेस क्या है, BC है। ठीक है, इस प्लेस इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी उलट पलट के अलग अलग एंगल में इस प्रिज्म को रखा गया है। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, एक पतली सी वाइट लाइट है जो कि इंसिडेंट कराई जा रही है प्रिज्म में। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ब्लू कलर से लाइट है जो कि प्रिज्म में इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, जा रही है।
इनमें से कौन से डायग्राम में जब इसका डिस्पर्जन होगा, ठीक है, वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। तो जो तीसरा कलर है फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से जो थर्ड कलर होगा, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम बनेगा डिस्पर्जन के बाद, कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। तो भाई स्काई का कलर क्या होता है आपका? ब्लू होता है। यानी किस केस में जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें टॉप से तीसरे नंबर पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आपने ये आपके डायग्राम बुक में होगा ये वाला, तो ये हमारी लाइट गई और 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो गई। ब्लू वाला कलर कौन सा है? देखो नीचे से हम देखें विबग्योर, देखो वी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो नीचे से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्या करें कि ऊपर से तीसरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि ऊपर से तीसरे नंबर पे कब आएगा, किस केस में। तो इसी को अगर हम उलट दें, इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बस इसको उलट दे रहे हैं। प्रिज्म का जो बेस है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ वायलेट है, ये आपका इंडिगो होगा, ये ब्लू होगा, यानी वायलेट नंबर 1 और इंडिगो आपका सेकंड नंबर पे और ब्लू आपका थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आ गया। इस केस में होगा जहाँ आपका जो बेस BC वहाँ शो किया है वो ऊपर की तरफ हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये सेकंड वाला होगा। BC देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ है, तो इसका B वाला ऑप्शन सही होगा। तो सेक्शन A के फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन B की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही 24 क्वेश्चंस हो गए, जिनमें से कोई 20 आपको करने हैं। तो यहाँ यही वाला 34th वाला हमारा जो एसेशन रीजन वाला है वही क्वेश्चन इसमें है। एसेशन में क्या लिखा है? स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, यानी दिन में जो स्काई है वो ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, तो बात सही है, ब्लू कलर की हमें दिखती है। रीजन में क्या लिखा है? व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, यानी व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो ये बात भी सही है। अभी हम देखते हैं कि रीजन में क्या जो बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि स्काई का जो कलर है दिन में वो ब्लू क्यों दिखता है, तो क्या कहोगे आप? तो उसका असल में रीज़न ये होता है कि स्कैटरिंग होती है, ब्लू लाइट जो होती है, ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, तो ये रीज़न होगा। तो रीज़न में जो बात लिखी गई है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो जब ऐसा होता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन रीज़न में लिखी हुई बात असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो हम बी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 39th वाला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पावर ऑफ लेंस हमको दी है -4 डायोप्टर, देन इट मीन्स द लेंस इज अ, तो ये लेंस क्या है और फोकल लेंथ के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। पी क्या होता है, यानी पावर क्या होता है, 1/f होता है, यानी फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको पावर को इन्वर्स करना पड़ेगा, और पावर क्या है -4, यानी 1/-4। इसको थोड़ा हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 425 यानी फोकल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर। तो वैसे ही आप देख सकते हो -25 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो ऐसे गलत हो जाएगा, सी वैसे ही सही हो जाएगा। बाकी कॉनकेव लेंस होता है कैसे, ये हम देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, यहाँ से मान लो लाइट रे गई, ऐसे गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये दूर चली जाती है ऐसे, तो हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो जहाँ मिलेगी वही हमारा क्या होगा, फोकस होगा। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं और लेफ्ट साइड मेजरमेंट क्या होती है, निगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब 40th क्वेश्चन देखते हैं। रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये सन हो गया, यहाँ से एक लाइट रे यहाँ टकराएगी, एक और लाइट रे यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं। तो कह रहा है, ये डायग्राम मैंने आपको जब पढ़ाया तो एक्सप्लेन किया था, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ऐसे एक पॉइंट पे आके मिलेगी। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी ना वही आपका फोकस होता है, और मिरर से उसकी जो दूरी होती है वही आपका फोकल लेंथ होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, सन जो लाइट रे है वो कन्वर्ज होगी, आके मिलेगी 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी आपको फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक सा है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की जो हाइट है वो बराबर होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 43 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, एक बात तो हमको दी हुई है कि रियल इमेज फॉर्म होगी,
और कैंडल फ्लेम क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज फॉर्म हो रही है, और हमें बताया गया है कि एक लेंस के बारे में बात हो रही है। इस 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स बन रही है। अब आप ये जानते होंगे जो आपका कॉनकेव लेंस होता है ना, वो हमेशा इमेज छोटी बनाता है, यानी लेंस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के ही केस में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। आगे हमसे क्या कहा गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। तो हमको लेंस और इमेज की दूरी दी हुई है, यानी इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। v की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना है, 80 सेंटीमीटर्स। एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस फ्रॉम द लेंस। तो कैंडल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसे लेंस से कितनी दूर रखे, यानी बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखे। तो ये बताओ कॉन्वेक्स में रियल इमेज कब बनती है। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर ये लेफ्ट साइड रखा होगा और इमेज हमारा लेंस के दूसरे साइड बनेगा, ठीक है, ये मान लो इधर बन रहा है, ठीक है, उसी केस में रियल बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि राइट साइड डायरेक्शन है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो निगेटिव में आएगा। तो साइन हमको पता चल गया। अब वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। और हाँ एक बात, ये जो इमेज बनेगी ना वो ऐसे नहीं बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है, क्योंकि आप पूरे चैप्टर में कहीं पर भी देख लो तो आपको 2 चीज़ हमेशा साथ में दिखेगी, एक रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल बनेगी तो उल्टी बनेगी, जो कि हमारी रियल यहाँ पर लिखा हुआ रियल इमेज, और वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ रियल बन रही है यानी इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी बनेगी। तो अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आप बताओ क्या होगी। यहाँ हमसे कह रहा है इमेज 3 गुना बड़ी बनेगी, यानी इसकी वैल्यू मैग्नीफिकेशन के 3 होगी। लेकिन देख रहे हो ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज उल्टी बन रही है, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस में होगी, -3 होगी, ठीक है। वैसे भी आपको जो ऑप्शन सारे दिए हैं देख सकते हो वो सारे माइनस में है, तो अगर इन केस आपसे गलती भी हो जाती कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ साइन वाला चक्कर नहीं है। लेकिन अगर इसमें प्लस माइनस भी साइन दिया होता है, यानी ऑप्शन 2 देता सही वाले, एक में बस साइन चेंज कर देता, एक में प्लस एक में निगेटिव, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, m का क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो v/u लगाएंगे, = 3 होता है। तो u क्या हो जाएगा, 80 ये इधर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 80/3, और निगेटिव में हमारा है m, तो u = -80/3। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 44 वाला देखते हैं। आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरा सेटअप दिया है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे यहाँ जा रही है, टकरा रही है, इधर वापस आ रही है, यानी रिफ्लेक्शन होगा। बेसिकली ये आपका कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। तो अब ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, यहाँ क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। While looking at the above diagram, नलिनी concluded the following। तो क्या कंक्लूजन इस डायग्राम ऊपर वाला देख के निकाला जा सकता है। तो देखते हैं, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, यानी इमेज जहाँ बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इस केस में जो आपका कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। इधर साइड कहीं बनाएगा और उल्टी बनाएगा। चलो इसको मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। इमेज कैसे बनेगी, ये हमारी लाइट रे है, ऐसे जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी इसी लाइन में ऐसे। बाकी दूसरी लाइट रे जो हमारी फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये चली जाएगी। तो हमारी इमेज ये इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो जो हमसे कह रहा था वर्चुअल बनेगी, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, तो सीधी तो बन नहीं रही है, ये रियल बन रही है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। तो पहली बात तो गलत है। सेकंड देखते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज इंसिडेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बात सही है। देखो ये जो लाइट रे यहाँ शो करके दिखाया है, कह रहा है जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो उसी रास्ते से आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जा रही थी तो ऐसे, लौटेगी तो ऐसे, ठीक है, ये बात सही है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, तो ये देखो बना के ही दिखा दिया, काम ही खत्म हो गया, इन्वर्टेड है। सेकंड ये जो आपका थर्ड बात है ये सही है। फोर्थ देखते हैं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हैज द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो ये कॉनकेव मिरर है, जैसा कि आप देख ही सकते हो बना हुआ है, और इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी। ना समझ में आया, भूल गए तो ऐसे बना लो, ठीक है। लाइट ऐसे जाएगी, टकराएगी, जहाँ से पास होगी पैरेलल लाइटें, जब टकराने के बाद वही आपका फोकस होगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी ये आपका मिरर है ना, तो ये पोल होगा। तो पोल से जो लेफ्ट साइड डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी निगेटिव होती है, तो इसलिए निगेटिव है। तो फोर्थ वाली बात भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब 45वां वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 1, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये एंगल्स वगैरह दिए हैं। देखें हम क्या लिखा है यहाँ पर, इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम थ्रू डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम है 1, 2, 3। इट इज़ नोटेड बाय द साइंटिस्ट दैट, तो ये नोट किया गया कि जो एंगल आपका 1 है वो एंगल 3 के बराबर है और 4 के बराबर है, ठीक है। 1, 3, 4 बराबर है,
एंगल 1 हमारा ये है, ये और एंगल ये वाला और ये एंगल बराबर है, ठीक है, इतनी बात पता है। लेकिन जो एंगल 2 है वो एंगल 1 से बड़ा है, यानी एंगल 2 की बात की जा रही है कि एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा है, सॉरी एंगल 2 छोटा है एंगल 1 से, ठीक है, डायग्राम से भी देख के क्या समझ सकते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया था, डी आर क्या होता है, डर, कोई डर जाता है तो वो दूर भागता है, तो यानी लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन यहाँ हमको दिया है कि आपका जो एंगल आई है, एंगल 1 है, वो एंगल 2 से बड़ा है, यानी एंगल 2 हमारा छोटा है, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब क्या है, वो रेयरर से डेंसर में गई है, तो ये आपका रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है। बाकी ये जो मैंने सैम्पल पेपर कराया था उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, जो एंगल 2 है ना और ये एंगल जो अंदर का होता है ये बराबर होता है, ठीक है, तो ये एंगल भी 2 होगा, तो एंगल 1, 3 और 4 सब बराबर है, तो एंगल 3 भी क्या होगा, एंगल 2 से बड़ा होगा। तो जब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 3 में जा रही है, उस केस में लाइट देख रहे हो, वैसे भी ये डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल से दूर चली जा रही है, यानी अब ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर टू रेयरर जा रही है, डर जा रही है, तो ये रेयरर मीडियम होगा। इतना हमको पता चल गया, इससे अब ऑप्शन देखते हैं, कुछ काम बनेगा अपना। ए वाला ऑप्शन है मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3 बट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2, यानी कह रहा है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 की डेंसिटी बराबर है, तो बराबर नहीं है भाई, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट रे देख रहे हो, जब मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, यहाँ भी मैंने दिखाया डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो मीडियम 1 की जो डेंसिटी है ना वो मीडियम 2 के बराबर नहीं होगी, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी कह रहा है मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, तो भाई मीडियम 2 रेयरर नहीं है, देखो यहाँ ये डेंसर मैंने शो किया है, ठीक है, ये डेंसर मैंने शो किया है कि ये तो मीडियम 1 से डेंसर है, तो सबसे रेयरेस्ट कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, तो मीडियम 3 और मीडियम 1 की बात की जा रही है, देखो मीडियम 3 से मीडियम 1 में जा रही है, तो एंगल 4 यहाँ भी है, एंगल 4 यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों मीडियम की डेंसिटी बराबर है, ठीक है, 3 की 1 के बराबर है, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है, दोनों ही 4 है यहाँ पर, तो इसलिए ये सी वाला भी गलत हो जाएगा। डी वाले में क्या है, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, ठीक है, ये देखो मैंने दिखाया मीडियम 3 और 1 सेम है, बट द मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1 एंड 3, तो मीडियम 2 क्या है, ये देख रहे हो, यहाँ मैंने बताया कि ये डेंसर है मीडियम 1 और 3 से, क्योंकि 1 और 3 बराबर ही है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 46 वाला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, तो आपको एक ग्लास का 1.65 दिया है, अल्कोहल का 1.36 दिया है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है फ्लिंट ग्लास का अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, किसका बताना है, फ्लिंट ग्लास का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में जो है वो लिख लो, क्या दिया हुआ है 1.65, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, अल्कोहल के, तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो दिया हुआ है हमको 1.36, ये लिख लो, डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा वो बी वाला आएगा 1.21। 47 वाला क्वेश्चन है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, अबव लेंस एज अ फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको 2 मिलीमीटर दी है, जो जिसको प्लेस किया गया है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दी है। इमेज की हाइट आपको बतानी है, यानी बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपका ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस ये से मैं बनाऊँ तो यहाँ पर लाइट रे जाएगी, इधर मिलती है, ठीक है, इधर मिलती है, तो राइट साइड मिल रही है, यहाँ पर इसका फोकस होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ऑब्जेक्ट देख सकते हो सीधा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, और आपको यू दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, ये देखो लेफ्ट साइड में निगेटिव लेंगे, यानी यू हमारा -5 है। आपको एच डैश निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो इमेज की हाइट निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें v की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, हमें 1/v निकालना है, तो ये क्या होगा 1/f + 1/u, ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी दी 1/, ये 10 हो जाएगा, हमारा u जो है वो निगेटिव में दिया है, यानी ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 1 होगा, -5 2 = 10, ये हो जाएगा, v की वैल्यू क्या होगी 2 5 = 10, सॉरी ये 1 - 1 हो जाएगा ना, तो ये 10 ही रहेगा, तो v की वैल्यू हमारी माइनस में
10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, v हमको पता चल गया। अब मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं, क्या होता है v बाई यू, यानी -10 अपॉन -5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो मैग्नीफिकेशन हमारा 2 आ गया। अब इसी को हम h डैश अपॉन h लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी है 2 mm दी है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू जो हमको हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की 2, क्या हो जाएगा 4। तो h की यूनिट हमारी क्या दी थी, मिलीमीटर में दी थी, तो ये भी हमारा मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ आकर सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी में हम बढ़ेंगे, यहाँ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, और अब ये लास्ट जो हमारा बचा है फिजिक्स वाला, वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, नूर अ यंग स्टूडेंट वॉज ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। शी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, जैसे कि आपको फिगर में शो किया है, एक्स कोई चीज़ है उसको बॉक्स के अंदर उसने रख दिया। विद द हेल्प ऑफ द लेज़र पॉइंटर मेड, तो एक लेज़र जो आपका होता है ना, लेज़र वाली लाइट, तो उसने क्या किया, मेड लाइट रे पास थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स में होल किया और उसी के थ्रू लाइट पास कराई जा रही है। तो लाइट जब अंदर जाएगी तो एक्स नाम की जो चीज़ रखी है वहाँ पर जाके टकराएगी, या जो कुछ भी होगा। देखते हैं हम क्या है। शी हैड अ स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन, उसके पास स्क्रीन है टू सी द स्पॉट ऑफ द लाइट बीइंग कास्टेड एज दे इमर्ज। तो देखते हैं डायग्राम क्या है। तो ये डायग्राम है, 2 लाइट रे इसने पास कराई है, एक ये है और एक ये है। तो बॉक्स के अंदर एक्स नाम की कोई चीज़ रखी हुई है, जिससे क्या हो रहा है, लाइट रे ऐसे चली जा रही है। तो ये देखो रे 2 को किधर जाना था, ये ऐसे अपना सीधा निकल जाती इस रास्ते, लेकिन वो गई इधर। रे 1 की भी बात कर लेते हैं, ये देखो ऐसे जाती और ये अपना ऐसे इधर सीधा निकल जाती, लेकिन ये जा रही है इधर। तो ये देख रहे हो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी पैरेलली शिफ्टिंग हो गई है। तो पैरेलल शिफ्टिंग किस में होती है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ये ग्लास स्लैब के केस में होती है। कौन सा ग्लास स्लैब, जिसकी साइड पैरेलल है, यानी रेक्टेंगुलर आपका जो ग्लास स्लैब होता है ना, उस केस में ये होता है। यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी उस केस में। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा जो कि बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो ये क्या है, अ पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक कह लो, ग्लास स्लैब कह लो। ठीक है, सिर्फ थिकनेस का फर्क होता है, बात वही है। तो ये बात हमारी हो गई। आगे हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। शी मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही रे के लिए उसने मेजर किया और पता चला कि 48.6 डिग्री है। उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था मटेरियल का, क्या है 1.5। आपको अप्रॉक्सीमेट लगभग जो वैल्यू है बतानी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो भाई कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो हमें दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 48.6 और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो निकालना ही है, 1.5 दिया हुआ है। ये इधर जाएगा, 1.5 इधर आएगा, यानी कहने का मतलब है कि साइन आर की वैल्यू क्या होगी। साइन 48.6 डिग्री क्या होता है, देखो यहाँ दिया हुआ है 0.75, तो 0.75 अपॉन 1.5, 75 टू ज़ा 150 होता है, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये 30 डिग्री पे होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पे उसके फ्रेंड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले कि ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन है ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। तो भाई ग्लास क्या है, डेंसर होता है एयर से। तो पहली बात गलत है। अब यहाँ जो डायग्राम दिया है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा लाइट रे गलत जगह बन गई है इस डायग्राम में। तो करेक्ट डायग्राम क्या होना चाहिए, चलिए उसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो एक रे का मैं यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी रे के लिए भी यही कहानी है। रे 2 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखो अगर ग्लास स्लैब की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ है, अगर ग्लास स्लैब ना होता तो ये जो रे 2 है वो सीधा अपना निकल जाती, यानी ये ऐसे जैसे जा रही थी सीधे वैसे ही ये चली जाती। लेकिन चूंकि यहाँ ग्लास स्लैब है, दूसरा जो हमारा ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया है 1.5, या वैसे भी आप जानते हो एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, रेयरर टू डेंसर में जा रही है। तो लाइट रे किधर बेंड होगी, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो पहले चलिए हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सरफेस से 90 डिग्री आपका होगा, ये हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
तो जो रे 2 है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि लाइट रेयरर टू डेंसर में जा रही, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, जो रेड कलर से डॉटेड लाइन है वो ओरिजिनल है, जहाँ जानी चाहिए थी अगर ग्लास स्लैब ना होता, यानी मीडियम चेंज ना होता। अब क्या होगा, ये देखो इस तरह से कुछ नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाएगी। ठीक है, ये चलिए हमने यहाँ तक बना दिया कि मान लो इधर ऐसे मुड़ जाएगी। यहाँ फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल हो गया। ठीक है जी, अब आगे जो रेड वाली हमारी लाइन है वो कैसे जाएगी, देखो अब डेंसर टू रेयरर जा रही है, यानी ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है। तो वही ट्रिक DR यानी डर जाएगी, तो लाइट क्या है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अब ये इस तरफ ऐसे बेंड होगी। ठीक है, और ये पैरेलल निकल जाएगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा वही रे 2 है जो जा रही है। तो देख रहे हो ओरिजिनली ये डॉटेड वाली लाइन है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ना कि ऊपर की तरफ। जैसा कि आपके डायग्राम में दिया है रे 2 इधर जाएगी, तो इधर ना जाके नीचे की तरफ ये शिफ्टिंग होगी। तो ये गलती थी इस डायग्राम में। अब इसका एक प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ। जैसे आप ये फिगर देखो, ये आपके NCERT बुक में दी है फिगर 10.10, आप बुक में खोल के देख सकते हो। इसको हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री हम टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो BD वाला साइड है, राइट साइड वाला देखो, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन है ये ओरिजिनल लाइन है। तो शिफ्टिंग किधर हुई, नीचे की तरफ हुई है ना। ओरिजिनली देखो जो प्रॉपर ब्लू लाइन है वो किधर है, नीचे है डॉटेड लाइन से, यानी शिफ्टिंग नीचे की तरफ हुई है। तो जो मैंने ड्रॉ किया है, अब दोनों को आप कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें ये एरर थी। ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है और उसके जो आंसर्स आपके दिए हुए हैं वो करेक्ट डायग्राम के हिसाब से दिए हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि डायग्राम में ही मिस्टेक है, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हम करेक्ट डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। तो जब ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अलग है तो स्पीड क्या सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी, स्पीड अलग अलग होगी। एयर और ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो अपनी अलग होती है। ठीक है, तो ये बात गलत है। थर्ड वाली बात क्या कही जा रही, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। तो हाँ ये बात सही है, ग्लास से ये रेयरर होती है, थर्ड वाला सही है ये। फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ द रेयरर मीडियम। तो भैया ये गलत है, क्योंकि जितना ही कोई मीडियम डेंसर होगा, मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना कि अगर घना जंगल है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड है वो फास्ट नहीं होती बल्कि स्लो होती है। रेयरर में जहाँ सन्नाटा होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये बात तो हमारी गलत हो गई। और फिफ्थ वाला हम देखते हैं, ये क्या बात है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium to the ratio of the sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second medium with respect to first one। तो ये स्नेल्स लॉ और ये पूरा जो स्टेटमेंट है, डिफिनेशन, ये आपके बुक में लिखी हुई है कि यहाँ हमसे यही बात कर रहे हैं ना कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो तीसरी वाली बात सही है और पाँचवीं वाली सही है। तीसरी पाँचवीं कहाँ आएगा, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और कोई क्वेश्चन बचा, ये बचा है एक लास्ट आई थिंक, ये 60 वाला क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन। अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है क्या है, 1.5 दिया हुआ है, अगर इससे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा बेंडिंग भी उतनी कम होगी। ऐसे समझ सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जितनी है इसका रेशियो कम होगा। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो उस केस में साइन आई और साइन आर बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब लाइट इधर उधर कहीं मुड़ी नहीं, बिल्कुल सीधी गई। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही लाइट की जो शिफ्टिंग है वो भी कम होगी। तो लैटरल शिफ्ट ऑफ द लाइट रे वुड बीन लेस। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमारा यहाँ आकर साइंस का पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। और भी सैम्पल पेपर्स की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है सैम्पल पेपर के लिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो उसके लिए सारे क्लास के लेक्चर्स वगैरह हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। उसका भी लिंक सारी चीज़ों का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक करना है ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए।
और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और ज्वाइन कर लो। ओके, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।